नमस्कार दोस्तों। स्वागत है मेरे YouTube चैनल रिसर्जन फार्मा में। जो लास्ट वीडियो मैंने डाला था वो डाला था डाटा इंटीग्रिटी एंड कंप्लाइंस, जो कि FDA का रिक्वायरमेंट क्या है उसके बारे में बात की थी हमने। बट वो पूरा का पूरा गाइडलाइन एक वीडियो में पॉसिबल नहीं था, इसीलिए वो पार्ट 1 था। ये वीडियो पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके पार्ट 1 वीडियो देखिए। इस वीडियो में भी मैं पार्ट 1 वीडियो के कुछ रिकैप डालूंगा, जिससे कि आपको पार्ट 1 पार्ट 2 के बारे में आइडिया लग जाएगा। बट कंप्लीट वीडियो आपको देखना जरूरी है पार्ट 1 का, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ये जो बेल आइकन है इसको प्रेस कर दीजिए। अगर इसको आप प्रेस कर देंगे तो आपको मेरे हर वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहेंगे। यहाँ मैंने अपने इंट्रोडक्शन के बारे में बात की है, तो ये इस वाली स्लाइड पे ज़्यादा टाइम नहीं निकालेंगे, आगे वीडियो की तरफ बढ़ेंगे। जैसा मैंने लास्ट टाइम बताया कि इंट्रोडक्शन जो है, कोई भी एफडीए गाइडलाइन रहता है उसमें इंट्रोडक्शन जरूर रहता है, जहां पर वो बोलते हैं कि ये बाध्य नहीं है। इसके बारे में कंप्लीट डिटेल मैंने लास्ट वीडियो में दी हुई है, तो इसमें ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा इस वीडियो में। जो क्वेश्चन आंसर मैंने लिया था लास्ट अपने वीडियो में पार्ट 1 में, उसमें पहला क्वेश्चन था व्हाट इज डाटा इंटीग्रिटी। डाटा इंटीग्रिटी के बारे में एफडीए क्या सोचता है, व्हाट इज अल्कोवा प्लस। ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशंस हैं, ये मैंने अपने बहुत ही ढंग से जो है अपने पार्ट 1 वीडियो में ऑलरेडी डिस्क्राइब की है। तो यहाँ पर इसके बारे में मैं बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। और मैं अब इसमें व्हाट इज मेटा डाटा। मेटा डाटा मतलब कंप्लीट डाटा। इसके बारे में कंप्लीट डिटेल जो है मैंने पार्ट 1 वीडियो में ऑलरेडी दे रखी है, इसलिए इस वाली स्लाइड पर ज़्यादा बात नहीं करूंगा। एज पर एफडीए व्हाट इज ऑडिट ट्रेल। ऑडिट ट्रेल क्या होना चाहिए, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, और एफडीए इसके बारे में क्या सोचता है, ये भी मैंने पार्ट 1 वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पर इसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। व्हाट आर द मीन ऑफ स्टैटिक एंड डायनेमिक। ये जो दो वर्ड्स होते हैं जो कि इस गाइडलाइन में आगे भी डिस्कशन में आएंगे, ये पार्ट 1 वीडियो में इसको बहुत अच्छे से समझाया गया है, तो इसके बारे में भी अभी इस वीडियो में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हाउ डज एफडीए यूज द टर्म बैकअप। ये पूरा का पूरा जो है पार्ट 1 वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि बैकअप क्या होता है और इसमें क्या क्या होना चाहिए। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने पार्ट 1 में दिया है, इसलिए अब इसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन नहीं करूंगा। When is it permissible to invalidate a CGMP result and exclude it from the determination of batch confirmation। इस वाला जो क्वेश्चन है, इसके आंसर को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है पार्ट 1 वीडियो में, तो इस वीडियो में मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा। Does each CGMP workflow on a computer system need to be validated। इसके बारे में भी जो है मैंने अपने पार्ट 1 वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, तो यहाँ पर भी इस वाले स्लाइड के बारे में बात नहीं करेंगे। पार्ट 2 जो वीडियो है वो यहाँ से ही चालू होता है। एक्चुअली इसके पहले जो भी मैंने स्लाइड्स दिखाई है वो सब पार्ट 1 में ऑलरेडी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। पार्ट 2 वीडियो को जो पहला क्वेश्चन है वो है हाउ शुड एक्सेस टू सीजीएमपी कंप्यूटर सिस्टम रेस्ट्रिक्टेड। सो यहाँ पर जो रेस्ट्रिक्शन के बारे में बात की है कि कंप्यूटर सिस्टम में एक्सेस में रेस्ट्रिक्शंस होना चाहिए। कैसे होना चाहिए ये क्वेश्चन है, इसका आंसर यहाँ पे है यू मस्ट एक्सरसाइज अप्रोप्रिएट कंट्रोल टू एश्योर दैट चेंजेस टू कंप्यूटराइज एमपीसीआर। अभी एमपीसीआर के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया, या द सीजीएमपी रिकॉर्ड या इनपुट ऑफ लेबोरेटरी डाटा इनटू कंप्यूटराइज रिकॉर्ड कैन बी मेड ओनली बाय अथराइज्ड पर्सन। रिकॉर्ड जो है वो अथराइज पर्सन को ही बनाना चाहिए। अथराइज पर्सन कैन इंटर द डाटा, अथराइज पर्सन कैन चेंज द डाटा, अथराइज पर्सन कैन मॉडिफाई द डाटा। ये सारा का सारा जो है एक प्रिविलेज के हिसाब से अथराइज पर्सन को ही करना चाहिए। अदर एग्जांपल ऑफ रिकॉर्ड फॉर विच कंट्रोल should be restricted to authorized person include automated visual inspection record, electronic material management system record, and automated dispensing system weighing record। FDA recommended that you restrict the ability of to alert specification, process parameter, data या मैन्युफैक्चरिंग या टेस्टिंग मेथड बाई टेक्निकल मीन वेयर पॉसिबल। यहाँ पर बात करता है कि अगर लीजिए मैन्युफैक्चरिंग में आपका एक मशीन है और मान लीजिए कंप्रेशन मशीन है, वहाँ पर आपने जो है ना वो कंप्रेशन के लिए स्क्रिप्ट ऑलरेडी उसमें सेव कर रखा है कि उसका स्पीड क्या रहेगा, प्रेशर क्या रहेगा। ये जो ऑपरेटर है इसके पास एक्सेस नहीं होना चाहिए चेंज करने का। एक उसके ऊपर जो पोजीशन होगी
जो रीवर होगा उसके पास अथराइजेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर अथराइजेशन कंट्रोल बहुत जरूरी है। हर किसी को हर चीज का अथराइज नहीं होना चाहिए, और जिस चीज के प्रिविलेज है सिर्फ वो वही कर पाए। तो कंप्यूटर सिस्टम को प्रॉपरली डिफाइन करना बहुत जरूरी है कि अथराइजेशन लेवल क्या होना चाहिए। The system administrator role, including the rights to alert file and settings, should be assigned to personnel independent from those responsible for the record content. यहां पर बोलता है कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटर है वो उस स्पेसिफिक डिपार्टमेंट, उस स्पेसिफिक जो कि वो डाटा जनरेट कर रहा है उससे इंडिपेंडेंट होना चाहिए। सो नॉर्मली इफ यू सी इन इंडियन इंडस्ट्री द एडमिनिस्ट्रेटर हैज टू बी गिवन टू आईटी, बिकॉज जो आईटी होता है वो मैन्युफैक्चरिंग में भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, आईटी का क्वालिटी कंट्रोल में भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। सो जो एडमिनिस्ट्रेटर रोल है वो इंडिया में आईटी को दिया हुआ है, जो कि राइट जिसके पास होते हैं कि वो फाइल एक्सेस कर सकता है, सेटिंग चेंज कर सकता है और प्रिविलेज डिफाइन कर सकता है। नाउ to assist to to assist in controlling access, it is important that manufacturers establish and implement a method for documenting authorized personal access privileges for each CGMP computer system in use. अब यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या करना चाहिए कि आपका जब भी कोई भी कंप्यूटर सिस्टम है उसमें जो सॉफ्टवेयर है उसमें क्या क्या प्रिविलेज मैट्रिक्स है। सो एनालिस्ट, फॉर एग्जांपल अगर मैं लैब की बात करूँ, एनालिस्ट होगा, रीवर होगा और उसके बाद एक अप्रूवल होगा जो कि मैनेजर का होगा। अभी एनालिस्ट के पास क्या क्या प्रिविलेजेस होना चाहिए, उसका एक क्लियर रिटन प्रोसीजर होना चाहिए जहां पर क्यूए का साइन होना चाहिए इस प्रोसीजर में कि भाई ये पर्सन ही अथोराइज है, जो कि एनालिस्ट के लिए ये प्रिविलेज होंगे, रीवर के पास ये प्रिविलेज होंगे और मैनेजर के पास ये प्रिविलेजेस होंगे। तो उसका एक अथराइज डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसे क्यूए ने अप्रूव करना चाहिए। अच्छा, अब उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपको प्रिविलेज सेट करना है। तो अगर मान लो मैं एनालिस्ट हूं तो मेरे पास यही प्रिविलेजेस होना चाहिए, मैं यही काम कर सकता हूं। अगर मैं रीवर हूं तो मैं यही काम कर सकता हूं, और अगर मैं मैनेजर हूं तो मेरे पास सिर्फ अप्रूवल का प्रोसेस है, बाकी काम मैं नहीं कर सकता हूं। और एडमिनिस्ट्रेटर के क्या रोल होंगे, तो इस तरह का एक रिटर्न प्रोसीजर होना चाहिए जिसका अप्रूवल होना चाहिए और उसको प्रॉपर फॉलो करना चाहिए। ये जो है एफडीए का रिक्वायरमेंट है। Why is FDA concerned with the use of shared login account for computer system? अब भाई आपने देखा, अगर मान लो इंडिविजुअल जो लॉगिन पासवर्ड होते हैं अगर वो किसी को शेयर किया है या फिर आपने एक कॉमन लॉगिन बना दिया है लैब कंप्लाइंस और उसका एक पासवर्ड है। अब लैब कंप्लाइंस में जितने भी लोग काम करते हैं सबको वो दे दिया भाई ये लैब कंप्लाइंस का पासवर्ड है, ये आप सबके पास है, जो जो लैब कंप्लाइंस के लोग वो जाके उस पर काम कर सकते हैं। बट एफडीए एक्सेप्ट नहीं करेगा, एफडीए नहीं मानता है कि आप ग्रुप लॉगिन कॉन्सेप्ट को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता है। एफडीए बोलता है इंडिविजुअल लॉगिन कॉन्सेप्ट होना चाहिए और पासवर्ड एक दूसरे को शेयर नहीं करना है। When login credentials are shared, a unique individual cannot be identified through the login and the system would not conform to the CGMP requirement is part 211 and 212. FDA requires the system control including documentation control be designed in according with CGMP to assure product quality. एफडीए क्या बोलता है बाबा, अगर मान लो आपने शेयर कर दिया है पासवर्ड, आपको पता नहीं चलेगा ग्रुप पासवर्ड, एक ग्रुप में मान लीजिए 20 लोग हैं, किसने इस पे चेंजेस किए हैं, किसने काम किया, वो लॉगिन से पता नहीं चलेगा। इसलिए वो बोलता है मुझे पता करना बहुत जरूरी है। अगर आप अल्कोवा में भी जाके देखोगे तो पहला आता है अट्रीब्यूटेबल, मतलब किसने काम किया वो पता होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर जो है इसके बारे में बात किया है कि आपको ग्रुप लॉगिन नहीं बनाना है, आपको लॉगिन पासवर्ड शेयर नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो एफडीए इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा और आपकी उसको 483 मिलने के चांसेस हैं। हाउ शुड ब्लैंक फॉर्म बी कंट्रोल्ड? देयर मस्ट बी डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल इन प्लेस टू एश्योर प्रोडक्ट क्वालिटी। फॉर एग्जांपल bound paginated notebook stamped for officially used by a document control group provide good document control because they allow easy detection of unofficially notebook as well as any gap in notebook pages if used blank form। अगर आपके पास ब्लैंक, यहाँ पर बोलता है कि भाई हाउ शुड ब्लैंक फॉर्मेट को कैसे कंट्रोल करना है, तो एफडीए बोलता है कि सबसे पहले तो एक डिपार्टमेंट होना चाहिए जो कि इस तरह के फॉर्मेट को कंट्रोल करे। अब वो बोलता है भाई ब्लैंक फॉर्मेट की जगह आपको क्या करना है, एक नोटबुक बना के देना है, लॉगबुक बना के देना है, और वो लॉगबुक जो है वो
आपको इशू होना चाहिए। किसको इशू करना चाहिए? ग्रुप होना चाहिए जो डॉक्यूमेंट कंट्रोल करता है, वो आपको लॉगबुक इशू करेगा। वो लॉगबुक में कितने पेजेस हैं, मान लीजिए 100 पेजेस हैं तो वो 100 पेज इशू करेगा। हर पेज पे पेज नंबरिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पेज नंबरिंग नहीं है तो कोई भी आदमी चेंज करे, वो नहीं पॉसिबल होना चाहिए। सो ये लॉगबुक जो है प्रॉपर इशू होना चाहिए, उसका कंट्रोल होना चाहिए। अगर आगे वो क्या बोलता है, अगर सिंपल पेज है, अगर ब्लैंक फॉर्म है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट, लेबोरेटरी नोटबुक, सो शुड बी कंट्रोल बाय द क्वालिटी यूनिट बाय अनदर डॉक्यूमेंट कंट्रोल मेथड। अब मान लो सिंगल फॉर्म इशू करना है तो उसके लिए भी एक कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए। उसको सिंगल फॉर्म को इशू करना चाहिए, साइन करना चाहिए, उसके बाद ही यूज होना चाहिए। ब्लैंक फॉर्मेट के कंट्रोल के बारे में है बात की हुई है। एज अप्रोप्रिएट नंबर सेट ऑफ ब्लैंक फॉर्म में बी इशूड एंड शुड बी रिकंसाइल्ड अपॉन कंप्लीशन ऑफ ऑल इशूड फॉर्मेट। इनकम्प्लीट या erroneous form should be kept as part of the permanent record along with written justification for their replacement। अब क्या हो रहा है, आप कुछ काम कर रहे हो मान लीजिए और वो उस पर कुछ गिर गया है या वो पेपर फट गया है, तो इस तरह का जो आप जो फॉर्म को यूज नहीं कर रहे हो, आपको उसको इनवैलिड करने के बाद और जो आपने दोबारा इशू कराया हुआ है उस फॉर्म के साथ अटैच करना है। मान लीजिए आप के पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म प्रिंट होते हैं और पेपर प्रिंटर काम नहीं कर रहा है, आधा पेपर पे लिखला है या प्रॉपर इंक नहीं थी, उसके कारण विजिबिलिटी नहीं है, एलिजिबिलिटी नहीं है, ऐसे पेपर को इनवैलिड करके आपको रखना है। तो इस तरह का कंट्रोल जो है वो एफडीए बोलता है कि आपके ब्लैंक फॉर्मेट का कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लैंक फॉर्मेट अवॉइड करना चाहिए, लॉग बुक यूज करना चाहिए। स्टिल अगर ब्लैंक फॉर्मेट यूज कर रहे हो, इंडिविजुअल ब्लैंक फॉर्म इशू होना चाहिए, उसका प्रॉपर रिकंसाइल होना चाहिए कि मैंने 10 फॉर्म आपको इशू किए थे, 10 वापस आए हैं कि नहीं आए हैं। इसके बारे में एफडीए का कंसर्न है, वो बोलता है कि आपको प्रॉपर कंट्रोल चाहिए जिससे कि उसके मिसयूज ना हो। ऑल डाटा रिक्वायर्ड टू recreate a CGMP activity should be maintained as a part of the complete record। अब मान लीजिए आपने दोबारा फॉर्म इशू किया है क्योंकि आपको रिक्रिएट करना है, मतलब जब आपने पहले डॉक्यूमेंटेशन किया है वो डॉक्यूमेंट में कुछ गिर गया है, कुछ खराब हो गया, वो पेपर जो है विजिबिलिटी नहीं है, आप उसको रिक्रिएट करते हो तो पुराने वाले को उसके साथ लगाना है। इसके कंट्रोल के बारे में जो है वो एफडीए बात करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु शुड रिव्यू ऑडिट ट्रेल्स। ऑडिट ट्रेल रिव्यू इज सिमिलर टू असेसिंग क्रॉस आउट ऑन पेपर व्हेन रिव्यूइंग डाटा। सो ऑडिट ट्रेल जैसे मान लो आप जो हार्ड कॉपीज रिव्यू करते हो वैसे ही ऑडिट ट्रेल रिव्यू प्रोसीजर होना चाहिए। पर्सनल रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉर्ड रिव्यू अंडर सीजीएमपी शुड रिव्यू द ऑडिट ट्रेल that capture changes to data associated with the record as they review the rest of the records। तो जो भी डाटा रिव्यू कर रहा है, मान लो आपके यहाँ टेस्ट डाटा शीट एक आदमी रिव्यू कर रहा है, तो उस रिव्यूअर का रिस्पॉन्सिबिलिटी की वो ऑडिट ट्रेल भी जाके चेक करे, जितना भी एनालिसिस हुआ है सारा। मान लो यूवी पे एनालिसिस हुआ है तो यूवी में जाके ऑडिट ट्रेल चेक करना चाहिए। एचपीएलसी पर एनालिसिस हुआ है तो एचपीएलसी पे जाके ऑडिट ट्रेल चेक करना है। अगर बैच मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो वहाँ जिस मशीन में हो रहा है उसका जो भी सॉफ्टवेयर है उसमें जाके ऑडिट ट्रेल चेक करना। तो जो रिव्यूअर होता है, जो डाटा रिव्यू करता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल प्रोडक्शन एंड कंट्रोल रिकॉर्ड विच इंक्लूड ऑडिट ट्रेल मस्ट बी रिव्यूड एंड अप्रूव्ड बाय द क्वालिटी यूनिट। तो यहाँ पर उन्होंने बोला है क्यूए का रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्वालिटी यूनिट। द रेगुलेशन प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू हैव some activities reviewed by a person directly supervising या checking information। FDA recommend a quality system approach to implementing oversight and review of CGMP record। तो एक आपका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए जहां पे बहुत ही क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन होना चाहिए कि इसने ऑडिट ट्रेल रिव्यू किया है। मैन्युफैक्चरिंग के केस में बोलता है कि भाई अगर क्यूए रिव्यू करता है तो बहुत अच्छा है, क्वालिटी यूनिट को रिव्यू करना चाहिए। क्यूसी के केस में नॉर्मली जो क्यूसी में रिवर्स होते हैं आजकल, वो भी क्यूए को रिपोर्ट कर रहे हैं, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऑडिट ट्रेल रिव्यू करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ ऑफन शुड ऑडिट ट्रेल बी रिव्यूड। भाई कितने बार रिव्यू करना है, कब रिव्यू करना है, कितने बार रिव्यू करना चाहिए। ऑडिट ट्रेल को रिव्यू कभी कभी करना है, एक ये क्वेश्चन है। तो इसके आंसर के में क्या बोलता है, इफ द रिव्यू फ्रीक्वेंसी फॉर द डाटा इज स्पेसिफाइड इन सीजीएमपी रेगुलेशन। अगर ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी स्पेसिफाई है तो उसके हिसाब से करना है, अडेयर टू दैट फ्रीक्वेंसी फॉर द ऑडिट ट्रेल रिव्यू। सो अगर मान लो कोई सीजीएमपी रेगुलेशन, कोई रेगुलेटरी जो है वो बोलती है कि भाई आपको ऑडिट ट्रेल इस तरह से रिव्यू करना है, तो आपको वही अडेयर करना है। फॉर एग्जाम्पल, रिक्वायर रिव्यू आफ्टर ईच significant step in manufacturing process, packing या holding, okay, and require data review for before batch release। In these cases you would apply the same review frequency for the audit trail।
यहाँ पे दो चीजें बात की हुई है उसने, ऑडिट टेल कब रिव्यू करना है। पहला तो बोलता है ईच एंड एवरी स्टेप, मान लीजिए आपका जो भी एग्जाम, जैसे मान लीजिए आपका मैन्युफैक्चरिंग के स्टेप्स हैं, सो मान लो आपका पहला स्टेप है आपने डिस्पेंसिंग हो गया, सो डिस्पेंसिंग में अगर कोई सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है तो जैसे ही डिस्पेंसिंग खत्म होता है उसका ऑडिट टेल रिव्यू होना चाहिए। ब्लेंडिंग है, ब्लेंडिंग एक स्टेप है, उस ब्लेंडिंग कंप्लीट होने के बाद उसका ऑडिट टेल रिव्यू होना चाहिए। पैकिंग के बाद, सो आपके ईच एंड एवरी स्टेप के बाद आपको ऑडिटरी रिव्यू करना चाहिए। एक ये ऑप्शन दिया हुआ है। सेकंड ऑप्शन क्या है, बैच को रिलीज करने के पहले जो है आपको ऑडिटरी रिव्यू करना चाहिए। तो दो प्रोसेस हैं, या तो बाई ईच एंड एवरी स्टेप के बाद आप रिव्यू कर लो, या आपका पूरा कंप्लीट बैच बन गया है, अब आप प्रॉपर बैठ के ईच एंड एवरी स्टेप को प्रॉपर रिव्यू करो, और बिफोर रिलीज बैच ऑडिट टेल रिव्यू होना चाहिए और उसका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए कि ऑडिट टेल को रिव्यू हुआ है। तो फिर से समझता हूं, मैं आपको फिर से बताता हूं, यहाँ पे दो प्रोसेस हैं, दो टाइप से ऑडिट टेल जो है रिव्यू करने के बारे में बात की हुई है। पहला ईच एंड एवरी स्टेप के बाद करो, दूसरा बैच रिलीज के पहले तो करना ही करना है। सो ये दो स्टेप हैं, आप चाहें तो जो भी अडॉप्ट कर सकते हो। नॉर्मली इफ यू सी इन द क्यूसी एनालिसिस जब कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद जब रिव्यूअर के पास डाटा जाता है, वो रिव्यू करता है, तो वो जब रिव्यू के साथ साथ वो हार्ड कॉपी रिव्यू के साथ साथ ऑडिट ट्रेल भी रिव्यू करता है। अगर वो सॉफ्ट कॉपीज रिव्यू कर रहा है तो वहां पे भी ऑडिट ट्रेल रिव्यू करता है। तो दो पार्ट हैं, एवरी स्टेप के बाद भी रिव्यू कर सकते हैं, और डाटा रिलीज, इस बैच को रिलीज होने के पहले भी रिव्यू करना जरूरी है। If the review frequency for the data is not specified in CGMP regulation, you should determine the review frequency for the audit trail using knowledge of your process and risk assessment tool. The risk assessment should include evaluation of data criticality, control mechanism and impact on product quality. यहाँ पर वो बोलता है कि भाई दो चीजें तो मैंने बता दी हैं कि आपको एवरी स्टेप करना चाहिए या फिर आपको बैच रिलीज के पहले करना चाहिए, बट वो बोलता है कि अगर मान लो CGMP रेगुलेशन में कहीं स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है, तो आपको चूंकि आपके प्रोडक्ट के बारे में, प्रोसेस के बारे में ज्यादा नॉलेज है, तो आपको एक रिस्क असेसमेंट टूल के थ्रू आपको डिसाइड करना चाहिए कि आपको जो है कभी ऑडिट ट्रेल रिव्यू करना है। सो जो क्रिटिकलिटी है, क्रिटिकलिटी कंट्रोल मैकेनिज्म इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्ट क्वालिटी के हिसाब से आपको एक फ्रीक्वेंसी डिसाइड कर देना चाहिए कि मुझे ऑडिट ट्रेल अभी अभी रिव्यू करना है। वैसे सबसे अच्छा ये है, जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपको ऑडिट ट्रेल बैच रिलीज के पहले रिव्यू करो तो बहुत ही अच्छा है, और ईच एंड एवरी स्टेप कर रहे हो तो और भी अच्छा है। तो ये दो प्रोसीजर हैं जो नॉर्मली इंडस्ट्रीज फॉलो करती हैं। Your approach to audit trail review that the frequency with which you conduct it should ensure the CGMP requirement are met, appropriate control are implemented and the reliability of the review are proven. So appropriate control होना चाहिए, ऑडिट ट्रेल प्रॉपर रिव्यू होना चाहिए, ऑडिट ट्रेल रिव्यू के लिए कंट्रोल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बैच रिलीज हो जाए बाद में पता चलता है कि कुछ लोचा हो गया है, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। कैन इलेक्ट्रॉनिक कॉपीज बी यूज्ड एज एक्यूरेट रिप्रोडक्शन ऑफ पेपर या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। सो यहां पर जो बात करता है कि कैन इलेक्ट्रॉनिक कॉपीज बी यूज एज एक्यूरेट रिप्रोडक्शन ऑफ पेपर या इलेक्ट्रॉनिक। सो आप क्या बोलता है कि आपको जो है ना पेपर रिप्रोडक्शन, मतलब आप पेपर की जगह क्या मैं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को रख सकता हूं, जरूरत नहीं है कि मैं प्रिंट करूं। सो ऐसा नहीं है कि मेरा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ऑलरेडी है फिर मैं प्रिंट करके रख रहा हूं। इसके बारे में ऑडिटर जो है, एक क्वेश्चन है FDA का जो पूछ रहा है, यस इलेक्ट्रॉनिक कॉपी कैन बी यूज एज ए ट्रू कॉपी ऑफ पेपर या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड provided that copy preserve the content and meaning of the original record, which include all metadata required to reconstruct the CGMP activity and the static or dynamic nature of the original record. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर मान लो आपके HPLC में क्रोमोटोग्राम जनरेट हो रहे हैं तो आपको प्रिंट लेने की जरूरत नहीं है। FDA क्या बोलता है, आपको बिल्कुल प्रिंट मत लो, आपको उसमें वहीं रहने दो, वहीं पर रिव्यू हो रहा है। तो पेपरलेस जो क्रोमोटोग्राफी के बारे में आजकल बात हो रही है, उसके बारे में ही यहाँ पे बताया गया है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का प्रिंट लेके उसको रिप्रोड्यूस जो है पेपर नहीं करना है। आपका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी आप रख सकते हो, बट उसमें प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए, वो ओरिजिनल रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। और मेटा डाटा की बात करते हैं यहाँ पे, जो मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बताया मेटा डाटा क्या होता है, तो कंप्लीट मेटा डाटा ही स्टोर होना चाहिए। ट्रू कॉपी ऑफ डायनेमिक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में बी मेड and maintained in the format of the original record, या in a format that allow for the content and meaning of the original record to be preserved if a suitable reader and copying equipment are readily available। तो वो क्या बोलता है कि भाई कोई भी डाटा, अगर इलेक्ट्रॉनिक डाटा या आप जो भी जिसको प्रिजर्व कर रहे हो, वो रीडेबल होना चाहिए। स्वाभाविक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रीडेबल ही रहेगा, प्लस हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। जब आपको चाहिए तभी आप जाके, अगर मान लो एडिटर बोलता है मुझे रिव्यू करना है,
तो आप ऑडिटर को इलेक्ट्रॉनिकली दिखा पाओ। अब मान लीजिए आपने क्या किया है कि आपका जो है बैकअप प्रोसीजर है, आपने 1 साल के बाद डाटा बैकअप करके रख लिया है और इस सिस्टम में से आपने रिट्रीव कर दिया सारा का सारा डाटा। तब आपको 1 साल के बाद ऑडिटर बोलता है मुझे वो 2 साल पहले का डाटा चाहिए, तो आप दिखा ही नहीं पा रहे हो, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। सो आपको इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रखने के लिए बिल्कुल भी एफडीए नहीं बोलता है कि आपको हार्ड कॉपी भी रखना है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रखिए, प्रॉपर मेंटेन किए, बट वो प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए और जब भी जरूरत हो आप उसको प्रेजेंट कर सको। It is acceptable to retain paper printout या static record instead of original electronic record from standalone computerized laboratory instruments such as FTIR instrument। अब वो बोलता है कि भाई मैं क्या करता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड नहीं रखता हूँ, पेपर रिकॉर्ड रखता हूँ। किसका? स्टैटिक। जहां पर स्टैटिक है, देखो यहाँ पर स्टैटिक की बात कर रहा है। स्टैटिक मतलब जिस डाटा में आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, एक बार डाटा जनरेट हो गया तो हो गया, जैसे बैलेंस का प्रिंट आउट। तो बोलता है कि भाई मैं पेपर रख लेता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड नहीं रखता हूँ। इट इज एक्सेप्टेबल टू रिटर्न पेपर प्रिंट आउट या स्टैटिक रिकॉर्ड इंस्टेड ऑफ ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। बोलता बिल्कुल कर सकते हो, आप पेपर प्रिंट आउट भी रख सकते हो। ये पेपर प्रिंट आउट या स्टैटिक रिकॉर्ड में सेटिस्फाई रिटेंशन रिक्वायरमेंट if it is the original record या true copy of the original record. During data acquisition, for example, pH meter and balance may be create a paper printout या static record as the original record. In this case, the paper printout static record या true copy must be retained. अब बैलेंस है, अब बैलेंस के केस में क्या होता है कि आपका प्रिंट आउट निकल आता है, आप विजन करते हो पीएच के केस में, तो वो जो प्रिंट आउट है वो आपने रखा, यही सफिशियंट है। वहां पर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रिजर्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है ये आपका स्टैटिक रिकॉर्ड है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, तो पेपर रिकॉर्ड चलता है। आगे क्या बोलता है, हाउएवर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड फ्रॉम सर्टेन टाइप ऑफ लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट वेदर स्टैंड अलोन या नेटवर्क आर डायनेमिक एंड ए प्रिंट आउट या स्टैटिक रिकॉर्ड डज नॉट प्रिजर्व द डायनेमिक रिकॉर्ड फॉर्मेट दैट इज पार्ट ऑफ द कंप्लीट ओरिजिनल रिकॉर्ड। अब वो क्या बोलता है, मान लो ये तो स्टैटिक था, बट अगर जहां पर डायनेमिक रिकॉर्ड है, जैसे आपके स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर है, इसमें FTIR है, यूबी है, जो जो आपके स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर हैं, वहां पर ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि आपने पेपर प्रिंट आउट रख दिया और जो इलेक्ट्रॉनिक डाटा है वो प्रिजर्व ही नहीं किया। बोलता है ऐसे केसेस में, क्योंकि ये स्टैटिक डाटा है, ये डाटा को आप चेंज कर सकते हो। ये जो है, सॉरी, ये डायनेमिक डाटा है, डायनेमिक डाटा में आप कुछ चेंज, जैसे यूबी है, यूबी में आपके या HPLC है, जहां पर आप लेंथ आपका क्रोमेटोग्राम के इंटीग्रेशन चेंज कर सकते हो। ऐसे जहां पर केसेस हैं वहां पर वो बोलता है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी रखना है। हाउएवर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड फ्रॉम सर्टेन टाइप ऑफ स्ट्रीम वेदर स्टैंड अलोन नेटवर्क डायनेमिक, डायनामिक की बात कर रहा है यहाँ, एंड प्रिंट आउट और स्टैटिक रिकॉर्ड। डाटा डायनेमिक है बट प्रिंट आउट क्या है, स्टैटिक रिकॉर्ड है। तो डाटा के अंदर पड़ा हुआ है वो डायनेमिक है, बट प्रिंट आउट जब भी आ जाता है तो स्टैटिक कहलाता है। डज नॉट प्रिजर्व द डायनेमिक रिकॉर्ड, क्योंकि प्रिंट आउट जो है वो डायनेमिक रिकॉर्ड प्रिजर्व नहीं कर सकते हैं कंप्लीट ओरिजिनल। फॉर एग्जाम्पल द स्पेक्ट्रा फाइल created by FTIR is a dynamic and cannot be reprocessed. However, a static record या printout is fixed and would not satisfy CGMP requirement to retain original record a true copy also. If the full spectrum is not displayed in the printout, contaminant may be excluded. बहुत सिंपल सा बात है। अब यहाँ पर हम और अच्छे से समझाते हैं। एक होता है स्टैटिक रिकॉर्ड, एक डायनेमिक। जहां पर स्टैटिक रिकॉर्ड बस जनरेट हो रहा है, जैसे बैलेंस, पीएच मीटर, तो वहां उसके केसेस में आप प्रिंट आउट रख लेते हो, एफडीए को कुछ लेना देना नहीं है, आपको प्रिंट आउट ही ट्रू कॉपी है। बट जहां डायनेमिक रिकॉर्ड जनरेट हो रहा है, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर हैं, जहां पर डाटा जनरेट हो रहा है, उसका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी रखना बहुत जरूरी है, इज वेरी क्लियरली स्पेसिफाइड बाई द एफडीए गाइडलाइन। You must ensure that original laboratory record including paper या electronic record are subjected to second person review to make certain that all test result and associated information are appropriately reported. Similarly, in microbiology, a contemporaneous written record is maintained of the colony count of a petri dish and the record is then subject to second person review. यहाँ पर एक बात और बोलता है, चाहे आपका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हो चाहे आपका पेपर हो, तो दोनों के केस में रिव्यू बहुत जरूरी है। सेकंड पर्सन का रिव्यू एफडीए का रिक्वायरमेंट है बाबा, कि सेकंड पर्सन रिव्यू बहुत ही जरूरी है। अब जहां पर कॉलोनी काउंट कर रहे हैं, माइक्रो में क्या होता है कि पेट्री डिश में कॉलोनी काउंट आप मैनुअल करते हो, तो सेकंड पर्सन को उसी समय रहना चाहिए जब वो कॉलोनी काउंट कर रहा है, और उसको फिर से रिव्यू करना चाहिए कॉलोनी सही काउंट हुई है कि नहीं। तो रिव्यू प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, एफडीए के हिसाब से रिव्यू प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे
जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर बी यूज इंस्टेड ऑफ हैंड रिटन सिग्नेचर फॉर मास्टर प्रोडक्शन एंड कंट्रोल रिकॉर्ड? यस, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर विद द अप्रोप्रिएट कंट्रोल कैन बी यूज इंस्टेड ऑफ हैंड रिटन सिग्नेचर या इनिशियल इन एनी सीजीएमपी रिक्वायर्ड रिकॉर्ड ऑल्थो specify a full signature handwritten and electronic signature with the appropriate control to securely link the signature with the associate record fulfill the requirement 21 CFR part 11, which establish criteria for when electronic signature are considered the legally binding. Equivalent of handwritten signature firm using electronic signature should be document the control used to ensure that they are able to identify to specific person who signed the record electronically. बहुत सिंपल सा है बाबा, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अभी हमको मैनुअल सिग्नेचर की जरूरत है कि नहीं है? बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ऑलरेडी है। जब आपने प्रिंट आउट लिया तो वहां पे नाम लिखा हुआ है किसने काम किया है, उसका नाम है, मतलब वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है, बट उसका कंट्रोल होना चाहिए। कंट्रोल कैसे होगा? जब वो लॉगिन करा, लॉगिन करने का मतलब जिस आदमी ने लॉगिन किया उसी का नाम आ रहा है, मतलब वो लॉगिन के थ्रू कंट्रोल है। सो एफडीए बोलता है कोई जरूरत नहीं है कि हाथ से आपको सिग्नेचर करना है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर भी एक्सेप्टेबल है, बट उसका प्रॉपर कंट्रोल आप प्रूव कर सको कि ये जो लिखा हुआ ये इसी ने ही काम किया है, तो एफडीए को चलता है, उसको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इज मोर देन सफिशिएंट। When does electronic data become a CGMP रिकॉर्ड? अब हर इलेक्ट्रॉनिक डाटा CGMP रिकॉर्ड हो सकता है क्या? जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे आपके पास जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो कि कमर्शियल से रिलेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे अकाउंट के सॉफ्टवेयर हैं, है ना, आपके एचआर के सॉफ्टवेयर होते हैं। तो हर जो इलेक्ट्रॉनिक डाटा जनरेट हो रहा है वो CGMP रिकॉर्ड है क्या? तो इसके बारे में यहाँ पे when generated to satisfy a CGMP requirement, all data become a CGMP requirement. So जब भी डाटा जनरेट हो रहा है बेस्ड ऑन द योर सीजीएमपी रिक्वायरमेंट। अब सीजीएमपी रिक्वायरमेंट क्या है? जो भी आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, जो भी गाइडलाइन है, जो भी आपका डाटा जनरेट हो रहा है वो सीजीएम से रिलेटेड जनरेट हो रहा है। वो जो डाटा वो सीजीएमपी की रिक्वायरमेंट के लिए जनरेट हो रहा है, ऐसा डाटा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कहलाता है, जिसका कंट्रोल बहुत जरूरी है। सो व्हेन जनरेट टू सेटिस्फाई ए सीजीएमपी रिक्वायरमेंट, ऑल डाटा बिकम ए सीजीएमपी रिकॉर्ड। You must document या save the data at the time of performance to create a record in compliance with CGMP requirement. तो आप जो भी काम कर रहे हैं अगर वो CGMP रिक्वायरमेंट के लिए कर रहे हैं तो वो CGMP डाटा इज वेरी सिंपल। FD expect process to be designed so that data required to be created and maintained cannot be modified. अब बाबा FDA क्या बोलता है? आप जो भी डाटा जनरेट कर रहे हो, जो भी क्रिएट कर रहे हो, वो आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। आपको इस तरह का डिजाइन क्रिएट करना है आपका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में। सो आपने जो भी क्रिएट किया एक बार क्रिएट हो गया, आप मॉडिफाई कर रहे हो तो आप मॉडिफाई कर भी सकते हो। यहाँ पे कैन नॉट मॉडिफाई लिखा, बट अगर मॉडिफिकेशन कर रहे हो तो उसका ऑडिट ट्रेल में आना चाहिए आपने क्या क्या मॉडिफिकेशन किया और इसका जस्टिफिकेशन होना चाहिए विदाउट ए रिकॉर्ड ऑफ द मॉडिफिकेशन। सो पूरा का पूरा मॉडिफिकेशन का रिकॉर्ड ऑडिट ट्रेल में आना चाहिए और उसका जस्टिफिकेशन होना चाहिए। तो एफडी एक्सपेक्ट प्रोसेस टू बी डिजाइन सो दैट डाटा रिक्वायर्ड टू बी क्रिएट एंड मेंटेन्ड कैन नॉट बी मॉडिफाइड विदाउट ए रिकॉर्ड ऑफ द मॉडिफिकेशन। सो मॉडिफिकेशन का रिकॉर्ड है। फॉर एग्जाम्पल, क्रोमेटोग्राफिक डाटा शुड बी सेव टू ड्यूरेबल मीडिया अपॉन कंप्लीशन ऑफ ईच स्टेप या इंजेक्शन इंस्टेड ऑफ एट द एंड ऑफ एन इंजेक्शन सेट, एंड चेंजेस to the chromatographic data या injection sequence should be documented in an audit trail. Abort या incomplete injection should be captured in audit trail and should be investigated and justified. So जो भी डाटा आपका क्रिएट हो रहा है आप उसको मॉडिफाई करो, मना नहीं कर रहे हैं, बट मॉडिफिकेशन के लिए जस्टिफिकेशन होना बहुत जरूरी है और आपने क्या क्या मॉडिफाई किया वो सब ऑडिट ट्रेल में होना चाहिए। यहाँ पे बहुत ध्यान रखना, डिलीशन का प्रिविलेजेस किसी के पास नहीं होना चाहिए। डिलीशन का प्रिविलेजेस ना एडमिनिस्ट्रेटर के पास होना चाहिए ना रिव्यूअर, किसी के पास नहीं हो। डिलीट तो डाटा करना ही नहीं है, आपको मॉडिफाई करना है और उसका ऑडिट ट्रेल में प्रॉपर आना चाहिए। कोई भी डाटा अगर आपको लगता है कि ये डाटा सही नहीं है, आप जस्टिफिकेशन करो, उस स्पेसिफिक फाइल को लॉक कर दो, बट यू कैन नॉट डिलीट। यू हैव टू बी जस्टिफिकेशन सपोर्टिंग डाटा, साइंटिफिकली रेशनल होना चाहिए कि ये डाटा को क्यों मॉडिफाई किया है और ये फाइल क्यों यूज नहीं कर रहे हो, बट उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, कुछ भी छुपाना नहीं है। इट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू रिकॉर्ड डाटा ऑन पीस ऑफ पेपर दैट विल बी डिस्कार्डेड आफ्टर द
डाटा ट्रांसक्राइब टू ए परमानेंट लेबोरेटरी नोटबुक। अब आपने क्या किया, चलो एक काम करते हैं, टेस्ट डाटा सीट की जगह अपन एक व्हाइट पेपर में लिख लेते हैं, इतना वेट आया, इतना ये आया, सारा आपने नोट कर लिया। जब आपने देखा यार टकाटक एकदम रिजल्ट सही आ रहा है, अब इसको अपन ट्रांसक्रिप्ट कर लेते हैं ओरिजिनल टेस्ट डाटा सीट में। अब ये बोलता है इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। कोई भी पेपर पे आपको कुछ भी नहीं लिखना है। अगर आप कोई भी पेपर आपकी लैब में ऐसा मिलता है जहां पर आपने कुछ लिखा हुआ है और एफडीए पकड़ लेता है, तो 483 पक्का है। सो आपकी लैब में पेपर रिकॉर्ड जो कि अथोराइज नहीं है, एक्सेप्टेबल ही नहीं है, कि आप पहले आराम से पूरा काम कर लिए फिर बैठ के आराम से टेस्ट डाटा सीट लिख रहे हो, बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड लिख रहे हो, बैच प्रोडक्शन रिकॉर्ड लिख रहे हो, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। Similarly, it is not acceptable to store electronic record in a manner that allow for manipulation without creating a permanent record. तो ऐसा भी बोलता है कि चलो ये तो हमने पेपर के बारे में बात कर दिया कि पहले आपने बैठ के आराम से पेपर पे काम कर लिया और बाद में आपको लगा कि अब ये सब टकाटक हो गया तो आपने उसको ओरिजिनल टेस्ट डाटा सीट में ट्रांसक्रिप्ट कर दिया। ऐसे ही बोलता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में भी ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं होना चाहिए कि पहले आपने क्या रिजल्ट निकाल के देख लिया, हाँ अब ये पास हो रहा है, एक काम करता है अब इसको सही में लगा देते हैं। तो पहले आपने एचपीएलसी में एक वाइल रखी, उसको ऑफलाइन में कहीं पे आपने उसको जो है चेक कर लिया, ये वाइल के हिसाब से जो भी डाटा वो पास हो रहा है। अगर आपको लगता है पास हो रहा है तब चलो एक काम करते हैं ओरिजिनल सीक्वेंस चालू कर देते हैं, ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। You may employ a combination of technical and procedural record control to meet CGMP documentation practice for electronic system. अब टेक्निकल मीन्स एंड प्रोसीजर, आपका एक प्रोसीजर जैसे टेस्टिंग प्रोसीजर है ना, और आपके इंस्ट्रूमेंट से एक डाटा निकल रहा है, वो बोलता है कॉम्बिनेशन का एक ऐसा सिस्टम बना दो कि जहां पर टेक्निकल प्रोसीजर दोनों कंबाइंड हो जाए और उसका डॉक्यूमेंट हो जाए। इसके लिए एग्जांपल है लिम्स। अगर आप लैब में लिम्स यूज करते हो तो लिम्स में क्या होता है, वो हर इंस्ट्रूमेंट आप लिम्स के साथ अटैच कर देते हो। जैसे ही आप बैलेंस में प्रिंट लेते हो ऑटोमेटिक लिम्स में चला जाता है। फिर यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक टेस्ट डाटा सीट होती है, आप जो भी काम करते हो वो इलेक्ट्रॉनिक टेस्ट डाटा सीट में जाके एंटर करते हो, तो सारा का सारा डाटा जो है ओरिजिनली ऑनलाइन सिस्टम में कैप्चर हो जाता है, फिर आप उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो। इस तरह के जो रिकॉर्ड होते हैं, लिम्स है, इलेक्ट्रॉनिक बैच रिकॉर्ड है, ये ऑडिटर को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देते हैं कि आपके सिस्टम में डेटा इंटीग्रिटी नहीं है। This would be similar to indically recording each entry contra-proportionally on a paper batch record to satisfy CGMP requirement. The computer system described above could be combined with procedure requiring data be keyed into otherwise entered immediately when generated. जैसे ही जनरेट होगा वैसे ही रिकॉर्ड करना है। तो इस तरह से जो एफडीए है वो उसकी रिक्वायरमेंट है कि आपका ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। कोई भी ऐसे पेपर पे लेके नहीं लिखने का, या बाद में पहले चेक कर लिया पास हो रहा है फिर उसको ओरिजिनल रन कर दिया, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। Why has FDA cited use of actual sample during system suitability या टेस्ट प्रिपरेशन इक्विवेलेंट रन इन वार्निंग लेटर? क्वेश्चन बोलता है यहाँ पे बाबा कि जो टेस्ट प्रिपरेशन है उसको सिस्टम सुटेबिलिटी में चेक करने के लिए लगा दो। उसके लिए उसने 483 दिए हुए हैं। अभी क्यों दिए हुए हैं? एफडीए provides sampling and testing with the goal of achieving a specific result या to overcome an unacceptable result। जो अब आपने जब क्या किया, सिस्टम सुटेबिलिटी में सैंपल लगाया, आपको लगा यार ये फेल हो जाएगा, एक काम करते हैं इसको अपन दोबारा नहीं लगाते, नया टेस्ट बना के लगा देते हैं, क्योंकि आपने सिस्टम सुटेबिलिटी लगाया, आप बोलोगे सिस्टम सुटेबिलिटी में चेक किया था, वो सिस्टम सुटेबिलिटी पास नहीं हुआ इसलिए मैंने दोबारा लगा दिया, सीक्वेंस ही चालू नहीं किया, ये नहीं चलता। दिस प्रैक्टिस आल्सो रेफर टू ए टेस्टिंग इनटू कंप्लायंस। तो आप क्या करते हो, बार बार सैंपल बनाते हो, जब तक कंप्लायंस नहीं आता जब तक वो टेस्टिंग चालू नहीं करते हो, क्योंकि आप एज ए सिस्टम सुटेबिलिटी उसको इंजेक्ट कर रहे हो। इट इज नॉट कंसिस्टेंट विद सीजीएमपी गाइडलाइंस फॉर इंडस्ट्री। सो ऐसे केसेस में आप अपने ओएस को अवॉइड करना चाहते हो। इन सम सिचुएशन यूज ऑफ एक्चुअल सैंपल टू परफॉर्म सिस्टम सुटेबिलिटी टेस्टिंग हैज बीन यूज्ड एज ए मीन ऑफ टेस्टिंग इनटू कंप्लायंस। FDA considered it is a violative practice to use an actual sample in test preparation या equilibration run as a mean of disguising testing into compliance। तो आप ये गैस कर रहे हो, यहाँ पे गैस निकालने की कोशिश कर रहे हो पास होगा कि नहीं होगा। एफडीए बाबा इसको नहीं मानता, ऐसे में 483 देता है वो। इसीलिए कोई भी टेस्ट प्रिपरेशन आपको एज ए सिस्टम सुटेबिलिटी नहीं, सिस्टम सुटेबिलिटी हमें स्टैंडर्ड से चेक करो। अगर किसी स्पेसिफिक मेथड ही ऐसा है जहां पे टेस्ट से ही सिस्टम सुटेबिलिटी चेक करना है, तो जो टेस्ट ऑलरेडी अप्रूव हो गया, जो सैंपल ऑलरेडी अप्रूव है, जो आपने पहले एनालिसिस किया उसको यूज कर सकते हो। बट जो टेस्ट अंडर टेस्ट में सैंपल है उसको आपको कभी भी सिस्टम सुटेबिलिटी का यूज नहीं करना है, नहीं तो एफडीए 483 देने वाला है। According to the
United States Pharmacopoeia system suitability test must include replicate injection of a standard preparation या other standard solution to determine if requirement for precision are satisfied. सीधी सी बात है, यूएसपी का जो 621 चैप्टर है ना, वो बोलता है बाबा आपको स्टैंडर्ड से ही सिस्टम सुटेबिलिटी चेक करना है, हमेशा स्टैंडर्ड प्रिपरेशन ही लगा के सिस्टम सुटेबिलिटी चेक करना है, रेप्लिकेट इंजेक्शन मार के आरएसडी चेक करना है, रिजोल्यूशन चेक करना है, टेस्ट तो बिल्कुल भी यूज ही नहीं करना है। सिस्टम सुटेबिलिटी टेस्ट शुड बी परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द फॉर्म एस्टेब्लिश रिटन प्रोसीजर। आपकी एक एसओपी होना चाहिए जिसमें सिस्टम सुटेबिलिटी कैसे परफॉर्म करना है उसके बारे में पता होना चाहिए। विच शुड इंक्लूड द आइडेंटिटी ऑफ ए प्रिपरेशन टू बी इंजेक्टेड एंड द rationale for its selection and the approved application या applicable compendial monograph। तो आपको जितना भी सिस्टम सुटेबिलिटी है उसकी एक एसओपी होना चाहिए। अगर फार्माकोपिया या किसी मोनोग्राफ का रिक्वायरमेंट हो तो टेस्टिंग प्रोसीजर में होना चाहिए, बट आपको टेस्ट इंजेक्ट नहीं करना है सिस्टम सुटेबिलिटी के लिए, आपको हमेशा स्टैंडर्ड ही इंजेक्ट करना है। इट इज एक्सेप्टेबल टू ओनली सेव द फाइनल रिजल्ट फ्रॉम रीप्रोसेड लेबोरेटरी क्रोमेटोग्राफी। अब वो बोलता है आपने क्या किया, सिस्टम आपका चल गया है ना और क्रोमेटोग्राफ जनरेट हो गया, अब आप उसको रीप्रोसेस करते तो आप एक बार उसको आपने क्या किया, डेटा इंटीग्रेट किया और आपको पता चलता है यार डाटा ठीक नहीं है, तो एक काम करो उसको रीप्रोसेस करते हो, तो जो लास्ट वाला रीप्रोसेसिंग किया है उसी को सेव किया तो चलता है क्या, एफडीए को चलता है? तो इसका क्वेश्चन यहाँ पर आंसर क्या है, नो। एनालिटिकल मेथड शुड बी एक्यूरेट एंड प्रिसाइज फॉर मोस्ट लैब एनालिसिस, रीप्रोसेसिंग डाटा शुड नॉट बी regularly needed. If chromatography is reprocessed, written procedure must be established and followed, and each result returned for review. FDA require complete data in laboratory record, which includes but it is not limited to notebook, worksheet, graph, chart, spectra and other type of data from laboratory instrument। अभी यहाँ पर जो है ना थोड़ा और समझते हैं। जैसे आपने क्या किया कि HPLC रन हो गया, अभी पहली बार आपने आज HPLC का ये जो टेस्ट बैच लगाया इसका एक सीक्वेंस रन हो गया। अब यहाँ पर आप प्रोसेसिंग कर रहे हो, यहाँ पर देखो प्रोसेसिंग करने के लिए क्या होता है, आपको कुछ स्मॉल पिक भी करना है, डाटा प्रॉपर प्रोसेस करना है। एक बार डाटा कंप्लीट प्रोसेस करने के बाद आपने उसको सेव कर दिया है, सेव करने के बाद वो रिव्यूअर के पास चला गया, रिव्यूअर ने भी रिव्यू कर दिया है। बट अगर कभी आपको लगा कि आपका कोई एसटीपी या स्पेसिफिकेशन में कुछ चेंजेस आया, आपको कोई स्पेसिफिक आरटी पर इंप्योरिटी दोबारा चेक करना है, ऐसे केसेस में ही आपको डाटा रिप्रोसेस करते हो। आपको बैच को रिलीज करने के लिए डाटा रिप्रोसेस करने जाते हो कि यार ये काम करते बाउंड्री में पास हो रहा है, इसको थोड़ा एडजस्ट करके रिप्रोसेस कर देते हैं। उस तरह से एक तो एफडीए मानता नहीं है, दूसरा क्या बोलता है एफडीए, जो जो आप इंटीग्रेशन पैरामीटर यूज कर रहे हो रिप्रोसेसिंग के लिए वो सारा का सारा ऑडिट ट्रेल में आना चाहिए। आपने जब जब रिप्रोसेस एक बार सेव करने के बाद आप दोबारा रिप्रोसेसिंग करते हो, फिर से ऑडिट ट्रेल में आना चाहिए कि आपने इसको दोबारा रिप्रोसेस किया है, आपने इंटीग्रेशन पैरामीटर चेंज किए हैं और उसका जस्टिफिकेशन भी आपको लिखना चाहिए। सो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि जो फाइनल डाटा है वो सेव आपका ही रहना चाहिए, बाकी पुराना डाटा नहीं रहना चाहिए। हर इंटीग्रेशन पैरामीटर जहां पर आप डाटा इंटीग्रेट कर रहे हैं सारी सारी इंफॉर्मेशन ऑडिट ट्रेल में दिखना ही चाहिए, ये एफडीए का रिक्वायरमेंट है। कैन एन इंटरनल टिप या इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ए क्वालिटी इशू सच एज पोटेंशियल डाटा falsification be handled informally outside the document CGMP quality system? No, regardless of intent, how या from whom the information was received, suspected या knows falsification या alteration of record required under part 210, 211, 212 must be fully investigated under the CGMP quality system to determine the effect of the event of patient safety, product quality and data reliability, to determine the root cause and to ensure the necessary करेक्टिव एक्शन आर टेकन। अब वो क्या बोलता है कि मान लो आपके यहाँ कुछ डाटा इंटीग्रिटी हो जाती है ना, और वो डाटा इंटीग्रिटी की आपको इन्फॉर्मेशन आती है कि भाई उसने कुछ गड़बड़ कर दिया है या उसने एनालिसिस नहीं किया, रिजल्ट लिख दिया, इस तरह कोई भी डाटा आपको आता है, तो वो क्या बोलता है ऐसे केसेस को हम आउट ऑफ सीजीएमपी सिस्टम में इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, सच ए पोटेंशियल डाटा फॉल्सिफिकेशन हैंडल इनफॉर्मली आउटसाइड द डॉक्यूमेंट सीजीएमपी क्वालिटी सिस्टम। तो सीजीएमपी के क्वालिटी सिस्टम जैसे आपका डेविएशंस हैं या इस तरह के कोई डॉक्यूमेंट जो सीजीएमपी में यूज होते हैं, तो मैं उसके बाहर जाके इसको इन्वेस्टिगेशन करके डाटा को रिकॉर्ड करना चाहता हूं, तो बोलता नहीं। अगर मान लो आपको पता चलता है कि किसी ने कुछ फॉल्सिफिकेशन किया है, अल्ट्रेशन किया है रिकॉर्ड में और वो जो है वो सस्पेक्टेड है, तो ऐसे केसेस में आपको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना है
और आपको चेक करना है कि जो भी डाटा इंटीग्रिटी हो गई है उसका इफेक्ट जो है पेशेंट की सेफ्टी, प्रोडक्ट क्वालिटी एंड डाटा रिलायबिलिटी टू डिटरमाइन द, और रूट कॉज, आपको एक रूट कॉज पता करना है कि इसका इम्पैक्ट तो नहीं है, एंड टू इंश्योर द नेसेसरी करेक्टिव एक्शन एंड टेकन। तो ये सारा का सारा ऑफिशियली आपको रिकॉर्ड करना है। अगर आपको कहीं से पता चलता है कुछ डाटा इंटीग्रिटी हो गई है तो आपके पास एक प्रोसीजर होना चाहिए कि डाटा इंटीग्रिटी को कैसे हैंडल करना है, उसका फॉर्मेट होना चाहिए। फिर आपको जो डाटा इंटीग्रिटी होगी उससे पता करना है कि बाबा इससे जो है पेशेंट की सेफ्टी, प्रोडक्ट की क्वालिटी एंड डाटा रिलायबिलिटी पे कुछ असर तो नहीं है, और फिर इसका रूट कॉज क्या है और इस पर करेक्टिव प्रिवेंटिव एक्शन आपको लेना है। FDA इनवाइट इंडिविजुअल टू रिपोर्ट सस्पेक्टेड डाटा इंटीग्रिटी इशू दैट में इफेक्ट द सेफ्टी, आइडेंटिटी, स्ट्रेंथ, क्वालिटी या प्योरिटी ऑफ ड्रग प्रोडक्ट एट druginfo@fda.hhs.gov। ये ईमेल आईडी यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आपको लगता है कहीं पे कुछ डाटा इंटीग्रिटी है तो यहाँ पर आप एफडीए को एक मेल डाल सकते हो। CGMP डाटा इंटीग्रिटी शुड बी इंक्लूडेड इन द सब्जेक्ट लाइन of the email. The reporting method is not intended to supersede other FDA report. So ये जो है अभी क्या बोलता है कि भाई आपका कुछ मान लीजिए कुछ OS हो गया है ना, या कुछ भी नॉन कंप्लाइंस हो गया और आप उसको डॉक्यूमेंट कर ही नहीं रहे हो। आप क्या करते हो, आप डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते हो और आप उसको छुपाने की कोशिश करते हो। ऐसे इश्यूज को आपको हाईलाइट करना है। बट वो ये बोलता है कि ये जो है ना, ये जो मैंने मेल आईडी दिया है सिर्फ डाटा इंटीग्रिटी के लिए दिया। ऐसा नहीं कि आपको अगर कोई फील्ड अलर्ट रिपोर्ट है या बायोलॉजिकल प्रोडक्ट डेविएशन रिपोर्ट या कोई ड्रग प्रोडक्ट या ऐसा कोई सेफ्टी कुछ थ्रेड है तो आप यहाँ पे मेल कर दो। वो बोलता है ऐसे केसेस में तो आपको FAR ही डालना है, यहाँ पर आपको मेल नहीं करना है। यहाँ पर आपको मेल वहीं पे करना है जहाँ डाटा इंटीग्रिटी है। सो दिस रिपोर्टिंग मेथड इज नॉट इंटेंडेड टू सस्पेक्टेड अदर FDA रिपोर्ट। अब ये सब FDA के रिपोर्ट हैं तो ऐसा नहीं है कि इसको सुपरसीड कर रहे हो आप FDA की रिपोर्ट्स को इससे, नहीं नहीं। FAR वगैरह अलग है, ये जो है ये तो सिर्फ उसके लिए जहाँ पे कोई आप कोई गलत काम होते देख रहे हो वहां पर आप यहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हो। Should personnel be trained in preventing and detecting data integrity issue as part of routine CGMP training program? Yes, we should give them training to prevent and detect the data integrity। तो ये बहुत ही जरूरी है, ट्रेनिंग प्रॉपर होना चाहिए। Is FDA allowed to look at electronic record? Yes, all record required under CGMP are subjected to FDA inspection. This applies to record generated and maintained on computerized system, including electronic communication that supports CGMP activity. For example, on an email to authorize batch release in a CGMP record, the FDA may review. So आपकी ईमेल भी रिव्यू कर सकती हैं। अगर आप एक मेल से बोलते हो ठीक है बैच को रिलीज कर दो, अब आपकी मेल पे बैच रिलीज हो रहा है तो वो भी CGMP रिकॉर्ड कहलाएगा, वो भी FDA इंस्पेक्शन में ले सकता है। How does FDA recommended data integrity problem be addressed? So FDA का क्या रिकमेंडेशन है कि डाटा इंटीग्रिटी की जो प्रॉब्लम है वी शुड बी एड्रेस। FDA encourage you to demonstrate that you have effectively remediated your problem by investigation to determine the problem scope and root cause। FDA क्या बोलता है कि आपको जो भी डाटा इंटीग्रिटी के इश्यूज होते हैं उन प्रॉब्लम को इफेक्टिवली रेमिडिएटेड, मतलब इफेक्टिवली उसको रेमिडिएट एक्शन लेना है। अभी उसमें क्या है, उस प्रॉब्लम का स्कोप क्या है, डिटरमाइन द प्रॉब्लम स्कोप एंड रूट कॉज क्या है, देन कंडक्टिंग ए साइंटिफिकली साउंड रिस्क असेसमेंट ऑफ इट्स पोटेंशियल इफेक्ट। अब जो डाटा इंटीग्रिटी हुआ है उसका रिस्क असेसमेंट के थ्रू आपको उसके पोटेंशियल इफेक्ट को पता करना है, इंक्लूडिंग इम्पैक्ट ऑन डाटा यूज्ड टू सपोर्ट सबमिशन टू FDA and implementing a management strategy including a global corrective action plan that address the root cause. This may include retaining a third party auditor and removing individual responsible for data integrity lapse from position. So यहाँ पे क्या बोलता है, आप थर्ड पार्टी ऑडिटर को भी हायर कर सकते हो और आप कुछ इंडिविजुअल जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, डाटा इंटीग्रिटी लैब के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको सिस्टम में से रिमूव कर सकते हो फ्रॉम पोजीशन वेयर दे कैन इन्फ्लुएंस CGMP रिलेटेड या ड्रग एप्लीकेशन डाटा एट योर फर्म। इट आल्सो में इंक्लूड इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ओवरसाइट, enhance computer system and creation of mechanism to prevent reoccurrence and address the integrity breaches। सो यहाँ पर बताया कि भाई आपको एड्रेस करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है
और इन्वेस्टिगेट करके पता करना कि उसका पोटेंशियल इफेक्ट कितना है जो बैच मार्केट में चला गया है, या जो आप ANDA सबमिट करने वाले हो, रेगुलेटरी को जो भी एप्लीकेशन सबमिट करने वाले हो, को क्या इम्पैक्ट है। आप चाहो तो थर्ड पार्टी ऑडिटर ले सकते हो और वो इंडिविजुअल को रिमूव कर सकते हो जो कि रिस्पॉन्सिबल है इस डाटा इंटीग्रिटी लैब्स के लिए। सो बहुत ही हाईली रिकमेंडेशन है कि आपको डाटा इंटीग्रिटी प्रॉब्लम को एड्रेस करना ही है। तो दोस्तों, आई बिलीव यू वेरी क्लियरली अंडरस्टैंड कि जो डाटा इंटीग्रिटी का गाइडलाइन है उसमें FDA क्या बोलना चाहता है। और ये वीडियो में मैंने गाइडलाइन को 2 वीडियोस बनाए हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। नाउ पार्ट 2 खत्म होते ही ये पूरा का पूरा डाटा इंटीग्रिटी गाइडलाइन मैंने अच्छे से कंप्लीट करने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।